हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसे कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोला जाता है। और यही ये जो सेक्शन है सेक्शन 2, ये पूरी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी नींव है, उसका ये बेस है, तो इसे जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसमें जो है सेक्शन 2 जो है, इसका क्लोज 2 का क्लोज ए होता है। सेक्शन 2 क्लोज ए में क्या दिया हुआ है? प्रपोजल। अब प्रपोजल क्या होता है? when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other, it is said that he has made a proposal। यानी सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ कार्य करने के लिए या कुछ कार्य ना करने के लिए, और किस लिए? कि उस दूसरे व्यक्ति की जो रजामंदी है उसको पाने के लिए, तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने प्रपोजल किया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? when one person signifies his assent, when one person signifies to another his willingness to do, his willingness to do or to abstain from doing anything, with a view to obtaining assent of that other। अब ये इसके एसेंशियल्स हो गए हैं, यानी प्रपोजल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब सेक्शन 2 क्लोज बी हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है एक्सेप्टेंस। इसमें क्या है? when one person to whom the proposal is made has signified his assent thereto, the proposal is said to be accepted। यानी कि जिस व्यक्ति को हमने प्रपोजल किया है उसने अपनी एसेंट दे दी है, तो कहा जाएगा कि जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो चुका है, कि अब जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रोमिस। यानी जब हमारा जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रोमिस बन जाता है, यानी वचन बन जाता है। और इसके बाद जो है 2C में है कि द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज सेड टू बी द प्रोमिसर। यानी कि ए, एज एन एग्जांपल, ए एक पर्सन है, वो बी को प्रपोजल करता है। द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज सेड टू बी द प्रोमिसर। यानी कि ए ने इसमें प्रॉमिस किया है, तो ए ने इसमें प्रपोजल किया है, तो ए कौन होगा? प्रोमिसर होगा। एंड द पर्सन हु हैज accepted the proposal is said to be the promisee। इन्हें हिंदी में कहते हैं, प्रोमिसर को कहते हैं वचन दाता और इसे कहते हैं वचन ग्रहीता। तो ए और बी एज एन एग्जांपल समझाया इसमें। इसमें कहा गया है 2 क्लोज सी में, द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज सेड टू बी द प्रोमिसर। कि वो व्यक्ति जो कि प्रपोजल भेजेगा वो कहलाएगा प्रोमिसर, यानी वचनकर्ता। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रोमिस, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल, कि जिस व्यक्ति ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है वो कहलाएगा प्रोमिसी। इसमें क्या दिया हुआ है? When at the desire of the promiser, फर्स्ट पॉइंट है, इसे पॉइंट में लिखिएगा, the promisee or any other person has done, यानी उसने कर दिया है वो काम, और abstain from doing, या फिर उसने अपने आप को विरुद्ध कर लिया है उस काम से बचने के लिए, इसके बाद is doing
एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि या तो उसने कर दिया है या वो अपने आप को बाध्य कर रहा है उस काम करने के लिए, और प्रॉमिस, और या फिर उसने प्रॉमिस किया है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी वो बाध्य कर रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, प्रॉमिस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी ऐसा जो वर्क होगा, सच एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग is called a consideration, यानी कि जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उसके लिए उसने कंसिडरेशन यानी प्रतिफल कर दिया है। ओके, इसके बाद सेक्शन 2 क्लोज ई में है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट को हिंदी में कहा जाता है करार। तो इस every promise or every set of promises forming the consideration for each other is an agreement, यानी कि प्रत्येक वचन और वचनों का कोई समूह जो कि कंसिडरेशन बनाता है एक दूसरे के लिए, उसे एग्रीमेंट यानी करार कहा जाता है। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, सेक्शन 2 क्लोज एफ में। अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है प्रोमिसेस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन for each other are called, क्या कहलाएंगे? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेक्शन 2 क्लोज जी वॉइड। अब ये क्या हमें बताता है, वॉइड का हिंदी में मतलब होता है शून्य। ये कहता है एन एग्रीमेंट which cannot be enforceable by law is said to be void, यानी कि वो करार जिसको कि हम विधि द्वारा परिवर्तनीय यानी लागू नहीं करा सकते हैं, उसे void कहा जाएगा, शून्य। एग्जाम्पल कि भाई आपने किसी इलीगल वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप उस इलीगल वर्क का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे आप एनफोर्सेबल नहीं करा सकते हो, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा वॉइड होगा। जैसे कि ए ने कहा बी से कि अगर वो, ए ने कहा बी से अगर बी सी को किल कर देगा तो उसे इसके बदले में 5 लाख रुपीस देगा, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद आता है 2 क्लोज एज। इसमें दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहा जाता है संविदा। तो संविदा क्या है? एन एग्रीमेंट। अब इसमें से इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो करार जिसको कि हम परिवर्तनीय करा सकते हैं वो क्या है? संविदा है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
फॉर एन एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा क्या कि आप मुझे 5 kg वीट दीजिए, यानी अनाज दीजिए, मैं आपको इसके बदले में 500 रुपीज दूंगा। क्योंकि ये एनफोर्स कराया जा सकता है, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। इसके बाद अगला आता है टू क्लोज आई। टू क्लोज आई में क्या दिया हुआ है? टू क्लोज आई में दिया हुआ है वॉइडेबल एग्रीमेंट, यानी वॉइडेबल, शून्य करनी है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि शून्य और शून्य करने में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। When an agreement is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other or others, then an agreement is said to be the voidable। कि अगर कोई एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल है, एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी के लिए, when an agreement is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other or others, then an agreement is said to be the voidable। कि ऐसा करार जो एक या एक से ज्यादा जो पार्टी हैं उनके लिए तो एनफोर्सेबल है, परिवर्तनीय है, लागू होता है, लागू कराया जा सकता है, पर अगर यानी दूसरी और भी ज्यादा जो पार्टीज है और पार्टीज हैं उनके ऑप्शन पर उसको एनफोर्स यानी लागू नहीं कराया जा सकता है। तो ऐसा जो करार यानी एग्रीमेंट होगा वो शून्य करने होगा। ओके, हमने पढ़ा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है, सॉरी 2J है, 2I में था वॉइडेबल, 2J में है वॉइड, कि एन एग्रीमेंट कि कोई करार था, एग्रीमेंट था, वो सीज हो जाता है क्या? एनफोर्सेबल, which ceases to be enforceable become void when it ceases to be enforceable। अगर कोई एग्रीमेंट है जो अभी तक तो लागू कराया जा सकता था, पर अब क्या हुआ, वो सीज हो गया, एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है, which ceases to be enforceable, कि अब उसे लागू नहीं कराया जा सकता है, ऐसा अगर वो बन गया है तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा उस कंडीशन से, यानी वहां से when it ceases to be enforceable, कि जब से उसने सीज हुआ है, बंद हुआ है एनफोर्सेबल होना, तब से वो एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड बन जाएगा। An agreement which ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable। आज की क्लास में हमने पढ़ा है सेक्शन 2 को, जो कि है इंटरप्रिटेशन क्लोज। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये सारी डेफिनेशंस जो हैं इंटरप्रिटेशन क्लोज में जो दी हुई हैं वो आपको पता चल गई होंगी और आपको समझ में आ गई होंगी। और फिर भी अगर आपकी क्वेरी है then you can comment on our comment section, and if you like our video then please like our video and please share and subscribe our channel।